Jai Hind everyone, how are you? I hope all are good. Now let's start the chapter conditional sentences, which is the part of tense. It is the most important part of all the competitive exam which asked in your exam. Now see the chapter. कंडीशनल सेंटेंसेस, चैप्टर कंडीशनल सेंटेंसेस है। तो आपको चैप्टर का नाम सुनते ही एक चीज आपको याद आ जानी चाहिए कि यहाँ पे कंडीशन, एक वर्ड आपके यहाँ पे आ गया है कंडीशन, जो कि आपके सेंटेंस, ये आपका चैप्टर है, पूरा चैप्टर आपका बेस्ड ऑन कंडीशन, किसी के कंडीशन पे बेस्ड होगा। तो हम गाइस अगर जो बात करें तो इसमें दो क्लॉज होते हैं मेन। तो एक क्लॉज होता है ये, एक क्लॉज आपका होगा एंड सेकंड क्लॉज आपका ये होता है। ठीक है, चैप्टर तो बहुत ही बड़ा है, बट हम इनको शॉर्ट वे में सीखते हैं और कैसे हम अपने एग्जाम में शॉर्ट तरीके से इसको हिट करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको मिनिमम 7 to 10 सेकंड में आपको किसी क्वेश्चन को हिट करना होता है। तो उसके लिए हम शॉर्ट मेथड और पूरे डिटेल में भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो आपका दो क्लॉज होता है, एक क्लॉज तो ये आपका होता है जिसको हम बोलते हैं इफ क्लॉज, और एक क्या होता है आपका मेन क्लॉज। जो इफ क्लॉज होता है ये आपकी कंडीशन को बताता है। ठीक है, आपके किस चीज को बताएगा, आपके कंडीशन को बताएगा। और जो आपका मेन क्लॉज होता है ये आपके रिजल्ट को बताएगा। ठीक है, रिजल्ट को बताएगा। कंडीशन मतलब ये सर कैसे, कंडीशन क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, जरा एक बार फिर से डिटेल में आप मुझे बताइए, तो मैं आपको बताने की कोशिश ये करूंगा। जैसे मैंने बोला कि आप अपने रियल लाइफ से, देखो इंग्लिश पढ़ना है तो आप किसी भी एग्जाम्पल को अपने रियल लाइफ से आप उसको तुरंत लिंक करिए। सपोज दैट आप अपने घर में हो और आपके पापा ने बोला कि बच्चे अगर जो आपने 10+2 एग्जाम में 80 प्लस मतलब 80% नंबर आपने स्कोर कर लिया तो मैं आपको क्या दिलाऊंगा, एक बाइक दिला दूंगा। तो अब इसमें बात समझिए, आपके ऊपर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि अगर जो आपने 80% नंबर स्कोर किया तो आपको क्या दिलाएंगे, बाइक दिलाएंगे। तो मेरी बात यहाँ पे सुनने की कोशिश करना, समझने का प्रयास करना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर जो आपको 80% नंबर मिलेगा तो आपको बाइक मिलेगी। मतलब ये जो आपका एक क्लॉज होता है ये आपकी कंडीशन को बताता है, और जो आपका मेन क्लॉज होगा ये इस कंडीशन के होने या ना होने के रिजल्ट को बताता है। पापा ने बोला कि आप 80 नंबर स्कोर करोगे 80%, तो आपको क्या, बाइक दिलाऊंगा। तो कंडीशन क्या है, 80 नंबर स्कोर करना। अच्छा 80 नंबर जब आपका आ जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आपको बाइक मिल जाएगी। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगी, बाइक मिल जाएगी। तो जो एक क्लॉज होता है ये आपकी कंडीशन को बताता है, और जो मेन क्लॉज होता है ये आपके रिजल्ट को बताता है। कहोगे सर एग्जाम में हम इतना सोच नहीं पाएंगे क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है, तो हम कैसे वहां पे पहचान पाएंगे कि सर कौन सा क्लॉज इफ क्लॉज है और कौन सा क्लॉज हमारा मेन क्लॉज है। तो उसको जानने के लिए बच्चे एक टेक्निक होता है, हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे, देखो पढ़ने का दो तरीका होता है, एक तो आप डिटेल में पढ़ लो और दूसरा एक होता है स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। तो इंग्लिश जब आप स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे तब आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे, आप किसी भी एग्जाम में आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से हिट करोगे। तो यहाँ पे एक स्मार्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा कि इफ क्लॉज पहचानने के लिए आपके पास में एक बहुत बड़ा हिंट होता है, जिस हिंट को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। अच्छा आप कहोगे सर इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सारे लोग बाइक चलाना जानते होंगे और आपकी बाइक में 2 या 4 इंडिकेटर लगे होते हैं। आपको लेफ्ट जाना तो आप लेफ्ट वाला इंडिकेटर देते हो, और आपको राइट जाना तो आप राइट वाला इंडिकेटर देते हो। दैट मीन्स कुछ इंडिकेटर वर्ड होते हैं जिन वर्ड को हम देखते ही हमको ये बात समझ में आ जाएगा कि हमारा क्या है, इफ क्लॉज है। तो वो इंडिकेटर वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे मैंने बोल दिया, एक तो होता इफ, एक होता अनटिल, एक होता अनलेस, एक होता व्हेन, एक होता आफ्टर, एक होता बिफोर, और एक होता एज सून एज, एक होता इन केस। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, इंडिकेटर वर्ड्स होते हैं। अगर जो जिस पार्ट में ये सारे वर्ड्स लगे होते हैं वो हमारा क्या होगा, वो हमारा कंडीशनल सेंटेंस का इफ क्लॉज हो जाएगा। कौन सा क्लॉज होगा बच्चे, इफ क्लॉज हो जाएगा। सपोज दैट मैंने लिखा इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स।
अब यहाँ पे देखो, अगर जो आपने वर्क हार्ड किया है तो आपको क्या मिलेगा, अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। अब इफ लगा है तो आपको तुरंत ये बात समझ जानी चाहिए कि हमारा ये क्या है, इफ क्लॉज है, और ये हमारा क्या हो गया, मेन क्लॉज हो, क्योंकि कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि अगर जो आप वर्क हार्ड करते हो तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, आप एक अच्छा मार्क स्कोर कर लोगे। ये बात आपको समझ में आई होगी कि सर इफ क्लॉज और मेन क्लॉज क्या होता है। बस आपको समझना, जो हमारा इफ क्लॉज होगा ये हमारी कंडीशन को बताता है, और जो हमारा मेन क्लॉज होता है ये हमारे रिजल्ट को बताता है। ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं कि जो हमारे ये इंडिकेटर्स वर्ड होते हैं इनको देखकर हमें ये पहचान जाना है कि सर ये हमारा क्या होता है, इफ क्लॉज होता है। सपोज दैट आप वहां पे क्या होता है, एग्जाम जब हम देते हैं तो हमारे पास में बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है, और बहुत सारे बच्चे उन प्रेशर को क्या कर लेते हैं, अच्छे से डील कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे डील नहीं कर पाते। तो उस कंडीशन में आपको इन इंडिकेटर्स वर्ड का यूज करना पड़ेगा, क्या, ट्राई टू फाइंड आउट इफ क्लॉज। और आपको मैं एक बात बता दूं, आप चाहे बैंक का एग्जाम दें या आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दें, आपको उस एग्जाम में कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन जरूर आपको मिलने वाला। आप प्रीवियस ईयर के कोई भी आप सेट को उठाकर देख लीजिए, और उसमें कंडीशनल सेंटेंस आपको 100% आपको मिलेगा, चाहे एक ही क्वेश्चन हो, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस आता ही आता है। और ये किसका पार्ट है, ये आपके टेंस का ही पार्ट है। तो अब ये यहां तक बात हुई है, मतलब ये हमारा इंडिकेटर्स वर्ड होते हैं इफ अनटिल अनलेस। हमें क्या बताना है कि दो क्लॉज होता है, एक तो हमारा इफ क्लॉज होता है, एक मेन क्लॉज होता है। इफ क्लॉज हमारे कंडीशन को बताता है और मेन क्लॉज हमारे रिजल्ट को बताता है। इफ क्लॉज हम कैसे पहचानेंगे, कुछ इंडिकेटर्स वर्ड होते हैं जैसे इफ, अनटिल, अनलेस, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, एज सून एज, इन केस, ये सारा चीज होता है, प्रोवाइडेड दैट, ये सारे हमारे क्या होते हैं, इंडिकेटर्स वर्ड होते हैं। एग्जांपल की मैंने ये बात कर ली है, जो ये एक एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ। अब हम इस चैप्टर को कैसे बहुत ही शॉर्ट तरीके में और कैसे पढ़ सकते हैं, हम उसको देखते हैं। इसको हमें इरेज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि सर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे एक चीज देखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भैया इफ क्लॉज आपका कहीं पे क्या आ जाए, इफ क्लॉज, आपके इफ क्लॉज में कभी भी हमको मॉडल्स का यूज नहीं करना है। मॉडल्स का यूज हमें इफ क्लॉज में नहीं करना है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि उनको मॉडल से नहीं पता होता सर मॉडल्स क्या होते हैं। तो मैं मॉडल्स आपको बता दूं एक बार, क्या होता है, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारा चीज आपका क्या होता है, मॉडल्स होते हैं। तो आपके जो इफ क्लॉज होगा, आपका इफ क्लॉज में आपके मॉडल्स का यूज नहीं करा जाता है, और आपके एग्जाम में 50% क्वेश्चन के चांस होते हैं इसी पॉइंट से बनने के। आप एक बार गूगल करके देखिएगा कि एरर डिटेक्शन बेस्ड ऑन कंडीशनल सेंटेंसेस, तो आपको आईबीपीएस पीओ का पहला लिंक मिलेगा, और आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आपको कम से कम 10 क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेगा जो इफ क्लॉज में मॉडल्स का यूज करके एग्जामिनर देता है। मैं एक एग्जांपल की, अगर मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल और लिख दिया, इफ यू विल वर्क हार्ड, इफ यू विल वर्क हार्ड you will pass the एग्जाम। अब यहां पे मैंने लिखा, अब कहोगे सर आपने अभी बताया कि हमारा ये इफ क्लॉज होता है और ये हमारा क्या होता है, मेन क्लॉज। हमने कहा हाँ बिल्कुल, मैंने बताया कि ये हमारा इफ क्लॉज होता है, ये हमारा मेन क्लॉज होता है। और आपने कहा सर आपने बताया कि इफ क्लॉज में मॉडल्स का यूज हम नहीं करते। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही है, इफ क्लॉज में मॉडल्स का यूज कभी भी नहीं होगा। आप इस बात को 100% नोट करके लिख लीजिए, इफ क्लॉज में कभी भी मॉडल्स का यूज नहीं होता है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है और अक्सर बच्चों को अच्छा भी लगता है, बच्चों को पढ़ने में अच्छा भी लगता है, और वो यहाँ पे गलतियां कर देते हैं। तो आपको इफ क्लॉज में मॉडल्स का यूज नहीं करना है, ये आपका स्टार्टिंग मेन पॉइंट था। अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। वैसे तो कंडीशनल सेंटेंस बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम इस पूरे चैप्टर को 3 से 4 कॉन्सेप्ट में पूरे चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, इफ क्लॉज इन प्रेजेंट। अब कहोगे सर आपने
आपने यहाँ पे प्रेजेंट टेंस क्यों नहीं लिखा? क्यों बच्चों, एक बात मैं बताना चाहूंगा कि टेंस और कंडीशनल में बहुत ही बड़ा डिफरेंट है। ठीक है, क्या डिफरेंट है? टेंस में हमारे टाइम और हमारे एक्शन को शो किया जाता है, लेकिन हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस में ना तो टाइम की बात होती है, ना तो एक्शन की बात होती है। बात किसकी होती है? कंडीशन की बात होती है। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? टेंस का यूज नहीं किया। हमने क्या किया, जब हमारा इफ क्लॉज प्रेजेंट में होता है तो हमें क्या काम करना चाहिए? तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर एक बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा? हमने यहाँ पे इफ लिखा है और इफ की जगह पे अनटिल, अनलेस, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, सपोज, ये सारे वर्ड्स यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा इफ प्लस में क्या मैंने लिखा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। साथ में आपको क्या लगाना होगा? ऑब्जेक्ट। आपको फिर एक कॉमा लगाना है। आपका ये क्या हो गया? आपका ये कौन सा क्लॉज बनकर तैयार हो गया? ये आपका इफ क्लॉज बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब आपको मेन क्लॉज में क्या करना है? मेन क्लॉज में आपको करना है सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के साथ में विल और शैल का यूज करना है, और जिसके साथ में बीवर और साथ में आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है, और ये आपका क्या हो जाएगा? मेन क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेन क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारा इफ क्लॉज हुआ, ये हमारा मेन क्लॉज हुआ। अब यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से, एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। सबसे सटीक एग्जांपल मैं बोलता हूं, इफ इट रेन्स। ठीक है, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, अगर जो वर्षा होती है, तो क्या करेंगे हम? आई विल नॉट कम इन टाइम। अगर जो वर्षा होती है तो मैं समय पर नहीं आ पाऊंगा, टाइम में मैं नहीं आ पाऊंगा। तो अगर जो वर्षा होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, जब आ गया क्लॉज में, तो मेन क्लॉज में आपको विल के साथ में क्या लगा दिया? आपने बीमर लगा दिया, और ये आपका कॉन्सेप्ट सही हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट था कि अगर जो हमारा इफ क्लॉज किसमें होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, तो मेन क्लॉज में हमको विल सेल के साथ में B1 का यूज करना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर हम समझना चाहें तो आपको एक बात याद रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर जो आता है इफ क्लॉज में, तो हमको मेन क्लॉज में किसका यूज करना है? विल और सेल का यूज करना है, और विल सेल के साथ में B1 का यूज हमें करना है बच्चे। ठीक है, विल सेल कैन भी यहाँ पे आ जाएगा, विल सेल कैन प्लस B1 का यूज करना है। ये बात आपको आई होप समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? इफ क्लॉज इन पास्ट। अब हमारा जो इफ क्लॉज है, इसको पास्ट में करने के लिए सभी को पता है कि पास्ट के लिए हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो अब पास्ट में है तो यहाँ पे हम फिर से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इफ के साथ में हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ में B2 और उसके साथ में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? इफ क्लॉज हो जाएगा। और मेन क्लॉज की बात करें तो मेन क्लॉज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में फिर हमको यहाँ क्या यूज करना है? वुड यूज करना है, शुड यूज करना है यहाँ पे, और साथ में क्या यूज करना है? कुड। अगर जो कहीं कहीं पे कुड भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन बेसिकली वुड और शुड का यूज हम करते हैं। वुड, शुड, कुड, प्लस में क्या आ जाएगा? B1 और उसके साथ में ऑब्जेक्ट का यूज हमें करना बच्चे। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा ये हमारा हो जाएगा इफ क्लॉज। ठीक है भाई, हमारा ये हो जाएगा इफ क्लॉज, और ये हमारा हो जाएगा क्या? मेन क्लॉज हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा? मेन क्लॉज हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अब इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझे, तो एग्जांपल मैंने लिखा इफ he tried again he would pass in the exam। यहाँ पे एग्जाम्पल में कहा जा रहा है अगर जो वो दोबारा प्रयास करता है, दोबारा प्रयास करता है मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर जो दोबारा प्रयास करता है तो एग्जाम में वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया? उनके साथ में B1 का यूज कर दिया। तो आपको ये बात याद रखना, अगर जो इफ क्लॉज में हमारा B2 का यूज होता है तो मेन क्लॉज में वुड, शुड, कुड के साथ में B1 का यूज करना है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम अगर तो इन शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो इन शॉर्ट में हमें क्या समझना है? इफ क्लॉज में B2, तो मेन क्लॉज में क्या आ जाएगा? वुड और क्या? शुड के साथ में B1 का यूज करना है, और बेसिकली वुड और शुड ही आता है। अभी
इसके पहले सीडीएस का एग्जाम हुआ था। सीडीएस के एग्जाम में क्या हुआ कि एक क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन में वुड और शुड के साथ में B1 लगाकर दो ऑप्शन था, मामला फंस गया। वहां पे क्या था, वुड और शुड के साथ में B1 लगा के दो ऑप्शन था। अब बच्चे क्या करें, सारे बच्चे हो गए कंफ्यूज कि सर हम वुड को प्रायोरिटी दें कि शुड को प्रायोरिटी दें। तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि जब भी ऐसा कंडीशन बनता है, आपके एग्जाम में आप बैठे हो, ऐसा कंडीशन आपके पास में आ गया, तो आप सबसे पहले वुड को प्रायोरिटी दोगे, उसके बाद में आप शुड को प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। अगर जो नेक्स्ट इसमें भी एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर जो मैं एक एग्जांपल और बात करूं एग्जांपल की, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी आई वुड गिव इट टू यू। अगर जो मेरे पास में पैसा होता तो मैं उसको दे देता। अब यहाँ पे देखो हैड, यहाँ पे क्या, अच्छा हैड क्या होता है भैया, हैड होता है दो चीज, एक तो हेल्पिंग वर्ब भी हो जाता है और एक मेन वर्ब भी हो जाता है। बात समझ में आ रही है। अच्छा हैड हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी होता है। जब हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसके बाद में मेन वर्ब आता है, और जब मेन वर्ब होगा तो वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और ये ऑब्जेक्ट नाउन, प्रोनाउन या तो क्या होता है, जीरेंड होता है। ये आपको बात प्रोनाउन चैप्टर में समझ में आएगी, या आप आगे प्रीपोजिशन समझोगे तो उसमें मैं ये बात आपको बताऊंगा। खैर आप जब हेल्पिंग वर्ब होगी तो उसके बाद में मेन वर्ब आएगा, और ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म में होगा, थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज, हैव और हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अच्छा मेन वर्ब आएगा तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। अब हैड B2 का भी काम करता है और B3 का भी काम करता है। अब यहाँ पे आपको एक बात नोटिस करनी भाई, हैड यहाँ पे किसका काम कर रहा है, B2 का, क्योंकि इसके बाद में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन या जीरेंड होता है। नाउन आप जानते हो, प्रोनाउन आप जानते हो, जीरेंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, उसको हम बोलते हैं जीरेंड। और जीरेंड इज आल्सो नोन एज वर्बल नाउन, मतलब घुमा फिराकर जीरेंड को हम नाउन ही कहते हैं। ठीक है, घुमा फिराकर जीरेंड को हम नाउन ही बोलते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट आएगा, और ये ऑब्जेक्ट मनी कैसा नाउन है, मनी एक नाउन है, और कैसा नाउन है भाई, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। मनी को हम गिन नहीं सकते हैं। मनी इज अ लिक्विडिटी फॉर्म, एक लिक्विडिटी के फॉर्म में होता है मनी। सो मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो हैड यहाँ पे जब B2 का काम कर रहा है तो इधर वुड प्लस B1 का यूज करना चाहिए कि नहीं। जब यहाँ पे B2 आया तो इधर वुड प्लस B1 का यूज करना चाहिए, और ये भी आपके सीडीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और बैंक के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर जो हम बात करें तो इसको हम हटाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है एक इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट, इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट जो आपका इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट का होता है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब पास्ट परफेक्ट की बात करें तो आपको पता है पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं बच्चे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर के जानने की जरूरत है। हमने लिखा इफ, और इफ के साथ में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में क्या लिखा हमने, हैड, हैड के साथ में B3, और उसके साथ में हमने ऑब्जेक्ट लिखा। और आपने बोला सर ये आपने तो इफ क्लॉज बना दिया। हमने बोला हाँ भाई मैंने तो इसको इफ क्लॉज बना दिया। फिर आपने बोला सर आप मेन क्लॉज बनाकर दिखाइए। हमने कहा लो भाई मैंने मेन क्लॉज बना दिया, और मेन क्लॉज में मैंने वुड और शुड, और वुड शुड के साथ में हमने हैव का यूज कर दिया, क्योंकि वुड शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। और हैव को चाहिए कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म चाहिए, और थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, हैज, हैव, हैड को चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैव होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आप टेस्ट चैप्टर में सीखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि ये होता है क्या, मेन क्लॉज। क्या होता है भाई, मेन क्लॉज। कहोगे सर अब इसका एग्जांपल एक बताइए। हमने बोला इफ ही हैड इनवाइटेड मी, अगर जो वो मुझे इनवाइट करता है तो मैं क्या करूंगा, आई वुड हैव अटेंड द पार्टी। अगर जो मुझे वो इनवाइट करता है तो मैं पार्टी को जरूर अटेंड करूंगा। अब यहाँ पे बच्चे देखो हैड के साथ में क्या आ गया, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अच्छा हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इधर वुड हैव प्लस B1 का यूज हमने कर दिया। ये बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन सर
एक बात यहाँ पे आप छोड़ रहे हैं, वो बात भी आप समझा दीजिए। तो हमने कहा मैं बिल्कुल समझा दूंगा। यहाँ पे एक बात मैंने क्या यहाँ पे समझाना, यहाँ पे मैंने लिखा कि अगर जो हम इसको इन्वर्जन इसका कर दें, क्या चीज इन्वर्जन कर दें, इन्वर्जन दैट मीन्स कि हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। मतलब जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ये आपके सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन कॉन्सेप्ट। इन्वर्जन कॉन्सेप्ट दैट मीन्स ये आपको बात समझ में आएगा कि अगर जो हमारे एक क्लॉज में हैड प्लस बी3 आता है तो मेन क्लॉज में वुड हैव या शुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा अटेंड, तो यहाँ पे अटेंड को काटकर हमको क्या करना पड़ेगा, अटेंडेड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, अटेंडेड करना पड़ेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका हम इन्वर्जन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे इसको हटाना पड़ेगा। इन्वर्जन करने के लिए मैंने इसको यहाँ पे रिमूव कर दिया और इन्वर्जन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कि मैंने लिखा 2 = 3, तो दैट मीन्स क्या हुआ कि 2 हमारा 3 के बराबर है। भले ही बराबर नहीं है लेकिन हमने यहाँ पे इसका मार्क लगा दिया, दैट मीन्स 2 = 3 बराबर, मतलब 2 और 3 हमारे आपस में बराबर है, न कम न ज्यादा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इस घंटों का मार्क लगा दिया। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप समझने का कोशिश करना है। यहाँ पे क्या आपको समझना है, मैंने लिखा इफ प्लस में सब्जेक्ट और उसके साथ में हेड और उसके साथ में बी3 और साथ में ऑब्जेक्ट इक्वल टू हेड प्लस में सब्जेक्ट और उसके साथ में बी3 और उसके साथ में क्या मैंने लिख दिया, ऑब्जेक्ट। दैट मींस भैया मेरे कि आपको एक बात यहाँ पे समझना है कि चाहे हम इस बात को लिखे चाहे हम इस बात को लिखे, दोनों बात हमारी क्या है, बराबर है। चाहे हम इसको लिखे चाहे इसको लिखे, दोनों बात क्या है, बराबर है। इसका मतलब इस सेंटेंस को हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हैड ही इनवाइटेड मी I would have attended the party। ठीक है, तो ये भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। बात समझ में आई? चलो, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे क्या हेड आ गया, अभी पहले आपने हेड का यूज किया था तो आपने B2 लगाया था, यहाँ पे आपने हेड को B2 माना था, इधर B1 का यूज किया था, उड प्लस B1, लेकिन आपने यहाँ पे हेड यूज किया, आपने यहाँ उड़ा प्लस। लेकिन वहां पे मैंने भैया एक बात बताया था कि हेड जो होता है 2 तरीके से काम करता है। एक तो होता है मेन वर्ब और एक होता है क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में B3 आता है और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, बोला था ना। अब यहाँ पे देखो ये क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या है, B3 आ गया। ठीक है, ये बात आपको समझना है। और जब मेन वर्ब आएगा तो आपने को मैंने ये भी बात बताई थी। अब आपका इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट एक बार मैं देखता हूँ। लास्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और जनरली उस कॉन्सेप्ट को समझने में हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है कि आई के साथ में वाज आता है, लेकिन हम आई के साथ में वर लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं वो भी हम चीज़ को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ से मैं इन चीज़ों को रिमूव करता हूँ थोड़ा सा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। तो मैं अब यहाँ पे समझ आपको बताता हूँ। एक चीज होता है इमेजिनरी सेंटेंस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इमेजिनरी सेंटेंस होता है। इमेजिनरी सेंटेंस में क्या होता है भाई, इमेजिनरी सेंटेंस में होता है कि हम सारी चीजों को इमेजिन करते हैं। दैट मींस जो इमेजिनरी सेंटेंस होगा वो हमारा रियल होगा कि अनरियल होगा। ये मुझे एक बात बताओ, क्या होगा भैया, हाँ रियल होगा। बहुत बढ़िया, रियल नहीं होगा। जो इमेजिनरी सेंटेंस होता है वो सारा क्या होता है, अनरियल होता है। मतलब जो हम इमेजिन करते हैं वो अनरियल होता है। सपोज दैट मैंने बोला अगर जो मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं गरीबी को रिमूव कर देता। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड रिमूव द पॉवर्टी। ये मैं बोल सकता था, या मैं ऐसे बोल सकता था इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड एरेडिकेट फ्रॉम फॉर पॉवर्टी। ये हम ऐसे बोल सकते थे। अच्छा, तो अब ये अनरियल या रियल की बात, तो इमेजिनरी सेंटेंस क्या होता है, अनरियल होता है। ये बात आपको समझ में। यहाँ पे आपको एक बात समझनी भाई कि इसमें भी इफ क्लॉज और वी क्लॉज होगा। इमेजिनरी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या आपका सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, डजंट मैटर, हमको उसको देखना नहीं है। उन दोनों कॉन्सेप्ट में हमको वर्ब का यूज करना है। ठीक है, किसका यूज करना है, वर्ब का यूज करना है। और वर्ब हमारा क्या होता है, वर्ब की
सेकंड फॉर्म। और जब हमारे इफ क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो आपको पता भैया हम यहाँ पे क्या करते हैं, वुड और किसके साथ में, शुड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, राइट। हमने बोला एक एग्जांपल मैंने लिखा इफ, हमने एक एग्जांपल लिखा इफ आई वाज अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। मैंने लिखा इफ आई वाज अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब यहाँ पे देखिए अगर जो मैं पक्षी होता, अगर जो मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। बताओ क्या ये पॉसिबल है कि मैं पक्षी हो जाऊंगा? नहीं ना। मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं तो इमेजिन चीजें क्या हो गई, अनरियल हो गई भाई। और अनरियल हो गई तो दोनों के इसमें सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डजंट मैटर, हमको क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। तो यहाँ पे आई के साथ में वाज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, वर्ब का यूज कर देंगे। ये बात आपको समझ में आई होगी? बिल्कुल आई होगी। ठीक है, हमने लिखा इफ आई, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, इफ आई वर a king, if I were a king I would help the poor, I would help the poor। अगर जब मैं क्या होता, एक राजा होता तो मैं गरीब लोगों की क्या करता, मदद करता। अब यहाँ पे आई है तो इमेजिन मैंने कर लिया तो यहाँ पे वर्ब यूज कर लिया। तो इमेजिनरी सेंटेंस में जब भी होता है चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डजंट मैटर, हमें दोनों केस में वर्ब यूज करना है, राइट। अब कहोगे सर सपोज दैट हम वहां पे ना समझ पाए तो क्या करना है भैया, उसके लिए भी ट्रीटमेंट है इंग्लिश में। क्या ट्रीटमेंट है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। क्या चीज ट्रीटमेंट ये है कि अक्सर एग्जाम में क्या होता है बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो उसको करने के लिए आपको दिख जाए इफ, एज इफ या एज दो, ये तीन वर्ड होते हैं, एज इफ, एज दो और इफ, ये वर्ड दिख जाए। और इनके बाद में अगर जो कहीं पे वाज या ये सारे वर्ड्स आ जाए तो उनको हमें नहीं यूज करना, उन सारी चीजों को रिमूव करके हमें वर्ब का यूज करना है बस। आप ये बात को ध्यान रखिएगा। सपोज दैट मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखता हूं, ही स्पीक्स एज इफ ही वर माय फादर। वो ऐसे बोलता है मानो कि वो मेरा फादर हो। अब बताओ कोई आपका फ्रेंड है, वो आपसे बात कर रहा है, आपने बोला यार तुम ऐसे बोल रहे हो, आप ऐसे बोल रहे हो कि जैसे कि मेरे आप पापा हो, तो क्या आप वो रियल में हो जाएगा ना? नहीं होगा रियल में। उसको हम इमेजिन कर रहे हैं। तो इमेजिन जब भी करते हैं हम, तो इमेजिन करते हैं तो हम वर्ब का यूज करते हैं, एज इफ के बाद में वर्ब आ गया। तो आपको ये बात याद रखनी है कि इफ, एज इफ, एज इफ के बाद में आप वर्ब लगाएंगे। और वर्ब क्या होता है भाई, B2 होता है। तो इफ क्लॉज में B2 आता है तो इधर हमें क्या करना है, वुड या शुड के साथ में क्या लगाते हो, B1 का यूज करते हो। ये आपका चैप्टर का कंडीशनल सेंटेंस। हम इसको एक बार विद इन 2 मिनट्स में पूरे चैप्टर को रिकॉल करते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि इस चैप्टर को कैसे आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले हमको क्विक रिवीजन की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल। तो वो मैं देखता हूँ यहाँ पे वो कैसे करना है आपको, बस आप देखते रहिएगा यहाँ पे कैसे आपको करना है। आपको पता क्या होता है कि इंडिकेटर वर्ड्स क्या होते हैं, अनटिल, अनलेस, व्हेन, एज सून एज, इफ, आफ्टर, बिफोर, प्रोवाइडेड, इन केस, सपोज, सपोजिंग, ये सारे वर्ड होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं इफ क्लॉज और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मेन क्लॉज। साथ दिख रहा होगा, नीचे लिखता हूं मैं इफ क्लॉज मेन क्लॉज। क्विक रिवीजन करने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी। अगर जो इफ क्लॉज में हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम मेन क्लॉज में किसका यूज करते हैं, विल, शैल प्लस B1 का यूज करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। सेकंड कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था जो इफ क्लॉज में B2 आता है तो मेन क्लॉज में हम क्या यूज करते हैं, उड, शुड के साथ में उड और शुड के साथ में हम क्या यूज करते हैं, B1 का यूज करते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था। और प्रायोरिटी किसको देना है, उड को देना है। थर्ड कॉन्सेप्ट में पढ़ा था अगर जो हैड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो हमें किसका यूज करना है, वुड हैव प्लस शुड हैव
वुड हैव ये क्या शुड हैव, और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना। थर्ड कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। लास्ट में नेचुरली सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, डजंट मैटर, दोनों केस में हम किसका करते हैं वर्ब, और वर्ब क्या होता है V2 होता है। तो जब ये V2 होगा तो इधर क्या आ जाएगा वुड या शुड, और वुड और शुड के साथ में हम क्या लगाते हैं B1 का यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंडीशनल सेंटेंसेस। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।